कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ दोस्त एक ट्रिप के लिए नेशनल पार्क जा रहे हैं, जहां कैंपिंग करने के लिए उन्हें बाकायदा इजाजत की जरूरत है। इसीलिए वे सबसे पहले रेंजर ऑफिस का रुख करते हैं, जहां उनकी मुलाकात लोरा से होती है, जो इस घने जंगल की देखरेख करती है। तभी डोना नाम की लड़की लोरा से जंगल में ठहरने का परमिट मांगती है। लोरा उन्हें परमिट देने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन साथ ही एक सख्त हिदायत भी देती है कि इस जंगल के भीतर कई लावारिस और ढह चुकी रहस्यमयी खदानें हैं, जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। वह बताती है कि हर साल उस खतरनाक इलाके से कई लोगों की लाशें बरामद होती हैं, इसलिए तुम्हें भूलकर भी उस सरहद के आसपास नहीं भटकना है। दरअसल इस जगह को लेकर कई खौफनाक अफवाहें और न्यूज रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी थीं, जिनमें दावा किया जाता था कि यह फॉरेस्ट कोई आम जगह नहीं बल्कि एक शापित और रहस्यमयी जमीन है। इसकी वजह यह थी कि सदियों पहले यहाँ नेटिव अमेरिकन्स रहा करते थे, जो अपनी ही दुनिया में बेहद खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। मगर उनकी इस खुशहाली को नजर तब लगी जब एक दिन गवर्नमेंट की नजरों में यहाँ मौजूद सोने की खदानें आ गई। सोने के इस अंधी लालच में सरकार ने उस पूरी जमीन पर कब्जा करने का मन बना लिया और उन्होंने नेटिव अमेरिकन्स को वह जगह फौरन खाली करने का फरमान सुना दिया। लेकिन उन लोगों ने अपनी रूह से जुड़ी उस पुश्तैनी जमीन को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए गवर्नमेंट ने अपनी बेरहम फौज भेजकर उन बेकसूरों पर हमला करवा दिया। उस बर्बर कत्लेआम में कई बेगुनाहों की जान चली गई, जिनमें कबीले के सरदार का इकलौता बेटा भी शामिल था। फिर जब फौज उस सरदार को भी खत्म करने के लिए आगे बढ़ी, तो मरते मरते उसने इस पूरी जगह को एक खौफनाक बद्दुआ दी कि जिस सोने की खातिर यहाँ बेगुनाहों के खून की नदियां बहाई गई हैं, वो सोना कभी किसी के हाथ नहीं लगेगा, और जो कोई भी इस मनहूस दौलत को पाने की कोशिश करेगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। असल में यही वो रहस्यमयी खबरें थीं जिन्हें सुनकर वह दोस्त इस जगह आए थे। वे जानना चाहते थे कि क्या सच में यहाँ सोना मौजूद है, या फिर ये सब सिर्फ उन मासूम नेटिव अमेरिकन्स को रास्ते से हटाने का एक बहाना था। अब उनकी बातें सुनने के बाद लोरा उन्हें परमिट तो दे देती है, लेकिन एक बार फिर अपनी हिदायत दोहराती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे उस रिस्ट्रिक्टेड इलाके की तरफ ना जाएं। मगर अफसोस, वो लोग लोरा की इस चेतावनी को सीरियसली से नहीं लेते और परमिट लेकर जंगल की गहराइयों की तरफ निकल जाते हैं। अब धीरे धीरे रात का साया ढलने लगा था, इसलिए वे एक खुली जगह देखकर वहां अपना कैंप लगा लेते हैं। वहां वे सब बोन फायर जलाकर बैठ जाते हैं और दिन भर की बातों और इस जगह के इतिहास पर चर्चा करने लगते हैं। तभी डोना को कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है। दरअसल उन कपल्स के बीच डोना अकेली सिंगल थी, इसलिए वो थोड़ा असहज महसूस कर रही थी और बाकी दोस्तों से कहती है कि वह कुछ देर के लिए जंगल में टहलने जा रही है। इस पर एमी नाम की लड़की कहती है कि अगर वह चाहे तो वह भी उसके साथ चल सकती है, मगर डोना इस बात से साफ इनकार कर देती है और अकेले ही घने अंधेरे की तरफ कदम बढ़ा देती है। उसका इरादा बस कुछ देर आसपास टहलकर वापस कैंप में आकर सो जाने का था। लेकिन कुछ ही दूर आगे बढ़ते ही सन्नाटे को चीरती हुई कुछ अजीबोगरीब आवाजें उसके कानों में पड़ने लगती हैं। तभी उस घने अंधेरे में से अचानक एक खौफनाक दहाड़ गूंजती है। वह हैरतंगेज आवाजें सुनते ही डोना के होश उड़ जाते हैं और वह अपनी जान बचाकर उल्टे पैर पीछे की तरफ भागने लगती है। लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वह अपना संतुलन खो बैठती है और ढलान से नीचे लुढ़कते हुए सीधे एक गहरे गड्ढे में जा गिरती है। इधर कैंप में मौजूद बाकी दोस्तों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि डोना पूरी रात कैंप वापस लौटी ही नहीं है। फिर जब एमी डोना को जगाने के लिए उसके टेंट में जाती है, तो देखती है कि डोना वहाँ मौजूद नहीं है। ये देखकर एमी घबरा जाती है और फौरन डोना की बहन ब्रिजेट को जगाकर कहती है कि डोना कल रात से वापस नहीं आई है। मगर ब्रिजेट उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहती है कि वह आई होगी और शायद सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गई होगी। लेकिन एमी का दिल ये मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वह अपने बॉयफ्रेंड कायल को साथ लेकर जंगल में डोना को ढूंढने निकल पड़ती है। फिर कुछ देर के बाद ब्रिजेट रेडियो के जरिए एमी से कांटेक्ट करती है और पूछती है कि क्या उन्हें डोना मिली, जिस पर एमी बताती है कि डोना का कहीं अता पता नहीं है। तो ब्रिजेट की भी चिंता बढ़ जाती है और वह भी अपने बॉयफ्रेंड रीज को साथ लेकर डोना की तलाश में निकल पड़ती है। अब काफी देर तक जंगल की खाक छानने के बाद भी जब डोना नहीं मिलती, तो कायल एमी से कहता है कि अब हमें बिना वक्त गवाए रेंजर स्टेशन को इत्तला कर देनी चाहिए। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक भयानक लैंडस्लाइड होती है, जिसकी जद में आने से कायल का पैर फिसल जाता है और वह तेजी से नीचे खाई की तरफ खींचने लगता है। मगर ऐन वक्त पर वह सूझबूझ दिखाते हुए एक चट्टान को मजबूती से पकड़ लेता है। अब कायल को इस तरह मौत के मुंह में देखकर एमी फौरन रेडियो के जरिए बाकी साथियों को कायल की इस नाजुक स्थिति के बारे में बताती है और अपनी लोकेशन शेयर करती है। कुछ ही देर में ब्रिजेट और रीच भी वहाँ पहुँच जाते हैं और सब मिलकर अपनी पूरी ताकत से कायल को उस मौत के कुएं से सुरक्षित बाहर खींच लेते हैं। तभी अचानक उन्हें खदान की डरावनी गहराइयों से किसी के कराने की धीमी सी आवाज सुनाई देती। ये आवाज सुनकर ब्रिजेट का बॉयफ्रेंड रीज अंदाजा लगाता है कि शायद डोना इसी अंधेरी खदान के अंदर कहीं फंसी हुई है, इसलिए वह बिना वक्त गवाए नीचे उतरने का फैसला करता। वह वहाँ लगे पुराने और कमजोर लकड़ी के तख्तों के सहारे आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगता है। मगर इसी हड़बड़ाहट में उसकी टॉर्च हाथ से छूटकर सीधे नीचे जा गिरती है। नीचे गिरते ही उस टॉर्च की रोशनी जहाँ पड़ती है, वहाँ रीच को डोना दिखाई देती है। तब सबको पता चलता है कि वह कल रात से इस खौफनाक गुफा में बेहोश पड़ी थी
और उस वक्त उसके पैर के ऊपर एक बहुत भारी पत्थर गिरा हुआ था, जिसकी वजह से वह हिल भी नहीं पा रही थी। डोना की यह हालत देखकर कायल भी नीचे उतर आता है और दोनों मिलकर उस भारी पत्थर को हटाने की पुरजोर कोशिश करते हैं, मगर तमाम कोशिशों के बाद भी वह पत्थर टस से मस नहीं होता। तब कायल को एहसास हो जाता है कि वे अकेले डोना को यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए वह मदद बुलाने की सलाह देता है। ये सुनकर एमी कहती है कि वह अकेले ही रेंजर ऑफिस जाएगी और फॉरेस्ट रेंजर्स को ढूंढकर यहाँ लेकर आएगी। अब एमी के जाने के बाद रीज गुफा के अंधेरे में कोई ऐसा औजार ढूंढने लगता है जिसकी मदद से उस भारी पत्थर को हटाकर डोना का पैर आजाद कराया जा सके। लेकिन तलाश करते करते उसे खदान की गहराई में एक गुप्त रास्ते का दरवाजा मिलता है, जहाँ उसकी नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तब ब्रिजेड भी नीचे खदान में उतर जाती है और दौड़कर सबसे पहले अपनी बहन डोना को गले लगा लेती है, मगर तभी उसे महसूस होता है कि डोना का बर्ताव कुछ अजीब है और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान बिखरी हुई है। लेकिन तभी रीज पागलों की तरह सबको अपनी तरफ बुलाता है और उस गुप्त रास्ते के अंदर सदियों से छिपी इस सोने की खदान को सबके सामने जाहिर करता है। अब अपनी आंखों के सामने चमकती हुई उस अगाध दौलत को देखकर सबको यह बात समझ आ चुकी थी कि इस जगह के इतिहास के बारे में उन्होंने जो भी खौफनाक दास्तान सुनी थी वह 100% सच थी। लेकिन तभी ब्रिजेट उन्हें याद दिलाती है कि एमी मदद के लिए रेंजर्स को बुलाने गई है। ये सुनते ही रीज के चेहरे पर लालच का काला साया उतर आता है। वह घबराकर सबको समझाता है कि अगर फॉरेस्ट रेंजर्स को इस जगह का पता चल गया तो गवर्नमेंट इस पूरे सोने पर कब्जा कर लेगी और हमें यहाँ से एक रत्ती भी सोना ले जाने नहीं देगी। दौलत के इस अंधी लालच और पकड़े जाने के खौफ के बीच डोना तुरंत कायल को सलाह देती है कि वह जाकर एमी को रोके। डोना की बात सुनते ही कायल फौरन खदान से बाहर की तरफ भागता है। इधर एमी मदद की तलाश में जंगल के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर दौड़ी जा रही थी। तभी अचानक आसमान से काले कौवों का एक झुंड उसका पीछा करने लगता है। कौवों के इस भयानक शोर की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वह सामने मौजूद एक पेड़ की भारी टहनी से जोरदार तरीके से टकराती है और कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह आसमान में एक अजीब सी हलचल महसूस करती है। इस खौफनाक मंजर को देखकर एमी किसी तरह वहां से बच निकलती है और सीधे भागते हुए अपनी कार के पास पहुंच जाती है। वह थरथराते हाथों से गाड़ी चालू करने की कोशिश करती है कि तभी कायल वहां पहुंच जाता है। वह एमी को खदान में मिले उस बेहिसाब सोने की हकीकत बताता है और लालच का वास्ता देकर उसे पुलिस या रेंजर्स के पास जाने से रोक लेता है। अब एमी के वापस लौटने के बाद सभी लोग अपने अपने काम में जुट जाते हैं, जहाँ पर कायल रेंजर ऑफिस के शक से बचने के लिए सारे टेंटों को खदान के मुहाने के आसपास इस तरह लगा देता है कि बाहर से किसी को भी शक न हो कि यहाँ कोई सोने की खदान है। इस बीच डोना के पैर की हालत बद से बदतर होती जा रही, यहाँ तक कि इन्फेक्शन की वजह से उसका पैर अब काला पड़ चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतनी दर्दनाक हालत में होने के बावजूद वह पुलिस या डॉक्टर को बुलाने से साफ मना कर रही थी। ये देखकर जब उसकी बहन ब्रिजेट उससे पूछती है कि तुम्हें तो पहले कभी पैसों की इतनी हवस नहीं थी, फिर आज इस दौलत के लिए इतनी जिद और लालच क्यों? इस पर डोना एक चौंकाने वाला सच उजागर करती है कि वह प्रेग्नेंट है और अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए उसे इन पैसों की सख्त जरूरत। इसके बाद डोना ब्रिजेट से कहती है कि वह खदान की गहराई में जाकर कुछ तस्वीरें खींच लाए। ब्रिजेट भी वैसा ही करती है और वह तस्वीरें खींचकर वापस आकर डोना को दिखाने लगती है, मगर उन तस्वीरों को देखते ही डोना के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे मलबे और पत्थरों के बीच इंसानी हड्डियों जैसी कोई खौफनाक चीज दिखाई देती। लेकिन खदान में मौजूद बाकी लोगों के बीच अफरा तफरी और माहौल बिगड़ने के डर से डोना यह डरावनी बात किसी से शेयर नहीं करती और इस राज को अपने दिल में ही छुपा लेती है। तभी वहाँ ब्रिजेट के हाथ एक पुरानी डायरी लगती है, मगर बरसों की धूल और मिट्टी के कारण वो लगभग पत्थर बन चुकी थी, इसलिए डोना उसे पानी में भिगो कर रख देती है ताकि बाद में उसके पन्नों को आसानी से पढ़ा जा सके। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। रेंजर ऑफिस में लोरा का पार्टनर ड्रैक उसे इत्तला करता है कि कल इस इलाके में एक बहुत ही भयानक तूफान आने वाला है, इसलिए जितने भी कैंपर्स जंगल में हैं उन्हें फौरन बाहर निकालना होगा। मगर लोरा अपने पार्टनर से एक बात छुपा जाती है, वह ये कि जिन दोस्तों ने परमिट लिया था वह अपनी तयशुदा जगह पर मौजूद नहीं थे और वह इस वक्त कहाँ हैं इसका लोरा को कोई अंदाजा नहीं था। इसलिए वह बिना एक पल गवाए अपने पार्टनर को बताए बिना अकेले ही उन दोस्तों को ढूंढने घने जंगल की तरफ निकल पड़ती है। इधर खदान में वे दोस्त एक मैकेफस्ट लीवर के जरिए डोना के पैर को उस भारी पत्थर से आजाद करने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे ही वे ज्यादा जोर लगाते हैं वह लीवर बीच से टूट जाता है और वह भारी पत्थर दोबारा पूरी ताकत से डोना के पैर पर आ गिरता है। डोना की तकलीफ अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन दौलत की हवस उस पर इस कदर हावी थी कि वह असहनीय दर्द में भी उन्हें खुदाई जारी रखने को कहती है। लेकिन तभी उसे खदान के अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगती है और देखते ही देखते डोना की नजर एक रहस्यमयी काले साए पर पड़ती है। उसे देखते ही डोना की चीख निकल जाती है। उसकी दर्दनाक चीख सुनकर सब घबराकर उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं और बेचैनी से पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ है। मगर डोना इस बार भी अपने खौफ को दिल में दबाए रखती है और किसी को कुछ नहीं बताती। वह बस पागलों की तरह सबको खुदाई करते रहने की जिद करने लगती है, मानो अब वह बस उस सोने के पीछे पूरी तरह अंधी हो चुकी हो। अब यह असर सिर्फ डोना के ऊपर ही नहीं था बल्कि
रीज भी सोने के इस जानलेवा लालच का शिकार हो चुका था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एमी खदान के इस डरावने माहौल से तंग आकर पुलिस को बुलाने की जिद करने लगती है तो रीज गुस्से से पागल हो जाता है। वो एमी के बॉयफ्रेंड कायल को जबरदस्ती एक साइड में लेकर जाता है और उसे खरी खोटी सुनाते हुए धमकी देता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को समझाकर काबू में रखे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद रीज वापस हाथ में कुदाल थामकर खदान की दीवार पर इस तरह पागलों की तरह वार करने लगता है मानो उस पर कोई भूत सवार हो। लेकिन तभी अचानक मलबे और पत्थरों के बीच रीज की नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। ये चीज वही थी जो डोना ने तस्वीरों में देखी थी। वह कुछ देर तक ठहर कर उस चीज को घूरता है और फिर मलबे से उस इंसानी जबड़े को बाहर निकालता है और बिना किसी को बताए चुपके से उस जबड़े से सोने का दांत उखाड़कर अपने पास छुपा लेता है। अब इस बीच एमी का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठने लगता है। उसे इस खदान के माहौल में सब कुछ बहुत अजीब और डरावना लगने लगता है। इसी बेचैनी और घबराहट में वह खदान का मुआयना करने के लिए अकेले ही उस घने अंधेरे में निकल पड़ती है। लेकिन अचानक उसे अपने पास से एक रूहानी परछाई गुजरती हुई दिखाई देती है जो सीधे सामने की दीवार के पार निकल जाती है। ये देखकर एमी डर के मारे चीखने ही वाली होती है कि तभी पीछे से कायल आ जाता है। उसे देखकर एमी तुरंत उसे कहती है कि यहाँ कोई आदमी था जो दीवार के आर पार निकल गया था, मगर कायल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन एमी अपनी बात पर अड़ जाती है कि उसने सच में किसी पुराने माइनर के साये को देखा। वह इस रहस्यमयी स्थिति को समझाने के लिए रीज को ढूंढने का फैसला करती है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि रीज उसकी बात की गंभीरता को समझेगा। कायल भी उसे अकेले ना छोड़कर उसके साथ चल देता है। लेकिन तभी उन दोनों को सामने अंधेरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वे दोनों एक पल के लिए बुरी तरह पैनिक कर जाते हैं, मगर जैसे ही टॉर्च की रोशनी सामने पड़ती है उन्हें पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि रेंजर सुझाना है। अब इस बीच मलबे के नीचे दबी डोना खदान के अंदर अकेली थी और उसे अपने आसपास कुछ बहुत अजीब महसूस होने लगता है। उसे एक खौफनाक एहसास होता है मानो कोई अदृश्य हाथ अंधेरे में उसके बालों को सहला रहा हो। तब अचानक वहाँ रखी मोमबत्तियां एक एक करके अपने आप बुझ जाती हैं। ये देखकर डोना खौफ से पूरी तरह पागल हो जाती है और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। डोना की वह रूह कंपा देने वाली चीख जैसे ही बाहर पहुंचती है, रेंजर सुझाना बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए खदान के अंदर दौड़ पड़ती है, मगर मलबे और ढलान की वजह से अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे खदान की गहरी खाई में जा गिरती है, जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है। इस भयानक हादसे के बाद सभी दोस्त बुरी तरह डर जाते हैं और घबराहट में आपस में ही एक दूसरे को कोसने लगते हैं। तभी रीज और डोना मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। वे सोचते हैं कि सुझाना को होश आने से पहले उसे यहीं कहीं ठिकाने लगा दिया जाए। लेकिन ब्रिजेट और कायल इस घटिया बात से साफ मुकर जाते हैं और उनके बीच एक बार फिर तीखी बहस छिड़ जाती है। मगर अफसोस, इस कहानी में डूबे उन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि सुझाना को होश आ चुका है और वह चुपके से वहां से निकल चुकी है। अब सुझाना अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश ही कर रही होती है कि तभी सामने उसे एमी दिखाई देती है, जिसके हाथ में सुझाना की बंदूक। ये देखकर सुझाना के होश उड़ जाते हैं और वह घबराकर एमी से अपनी गन वापस मांगती है। मगर एमी इस वक्त खौफ और अंधी लालच के उस मोड़ पर थी जहां उसे सही और गलत का कोई होश नहीं था। जिसके बाद वह बुरी तरह कांपते हुए सुझाना पर बंदूक तान देती है और उसे वहीं रुकने के लिए कहती है। लेकिन सुझाना को अब तक यह अच्छी तरह समझ आ चुका था कि यह सारे दोस्त इस सोने के श्राप के वश में आ चुके हैं, इसीलिए वह एमी को समझाने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। मगर एमी के सिर पर मौत का डर इस कदर हावी था कि वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। अब जैसे ही सुझाना उसके बिल्कुल करीब पहुंचती है, वह झपट्टा मारकर एमी के हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश करती है, जिसके बाद दोनों के बीच उस गन को लेकर जबरदस्त झड़प और शमकश शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रही होती हैं कि तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई गोली की एक खौफनाक आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। गोली की वह गूंजती हुई आवाज सुनकर बाकी लोग भी बदहवास हालत में भागते हुए वहां पहुंच जाते हैं, मगर वहां का नजारा देखते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने जमीन पर रेंजर सुझाना की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। इस कत्ल को देखकर सब बुरी तरह दहल जाते हैं, लेकिन रीज के दिल पर जैसे पत्थर पड़ चुका था। उसे इस मौत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बिना एक पल का वक्त गवाए फौरन सुझाना की बंदूक को अपने कब्जे में कर लेता है। अब रीज का यह खौफनाक और वैश्य रूप देखकर कायल बुरी तरह डर जाता है और रीज के सामने गिद्ध गिद्धाते हुए बस यही कहता है कि वह अब यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहता। लेकिन रीज तुरंत उस पर बंदूक तान देता है और उसे वहीं खड़े रहने की धमकी देता है। इसके बाद रीज जबरदस्ती कायल पर दबाव बनाता है और उससे सुझाना की लाश को वापस खदान के उसी गहरे गड्ढे के अंदर फेंकवा देता है। जब सुझाना की लाश खदान के अंदर आकर गिरती है तो वहाँ मलबे में दबी डोना उस लाश को देखकर जरा भी हैरान या परेशान नहीं होती, क्योंकि उस पर भी अब सोने का लालच और उस शापित जगह का साया पूरी तरह हावी हो चुका था। तभी वहाँ खड़ी एमी की नजर पास पड़ी उस पुरानी डायरी पर पड़ती है। वह कांपते हाथों से डायरी के पन्ने पलटने लगती है, जहाँ उसके सामने इस जगह का सबसे खौफनाक सच बाहर आता है। डायरी के मुताबिक बरसों पहले जब यहाँ माइनिंग होती थी, तब काम करने वाले मजदूरों को इतना अंधा पैसा और सोना मिल गया था कि लालच के मारे
मारे कोई भी उस जगह को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था। और सोने की इसी अंधी हवस के बीच वहाँ एक भयानक तूफान आ गया। लेकिन सोने को छोड़ने का लालच उन माइनर्स के सिर पर इस कदर सवार था कि वे उस वक्त भी वे वहाँ से भाग नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते उस भयानक तूफान ने पूरी खदान को पानी से भर दिया और सारे के सारे माइनर्स उसी के अंदर तड़प तड़प कर जिंदा दफन हो गए। अब डायरी में यह खौफनाक सच पढ़कर एम्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि मौत बहुत करीब है और इतिहास खुद को दोहराने वाला है। इसलिए वह अपने दोस्तों, यहाँ तक कि अपने बॉयफ्रेंड कायल को भी बचाने की उम्मीद छोड़ देती है और डर के मारे सबको उसी मौत के कुएं में तड़पता हुआ छोड़कर अकेले ही वहाँ से दुम दबाकर भाग निकलती है। लेकिन तभी प्रकृति अपना भयानक रूप दिखाती है, क्योंकि बाहर जोरदार मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और खदान के अंदर तेजी से पानी भरने लगता है। मौत को बिल्कुल करीब आते देख डोना दहशत से भर जाती है। वह चीखते चिल्लाते हुए किसी तरह अपने पैर पर गिरे उस भारी पत्थर को हटाने की नाकाम कोशिश करने लगती है। लेकिन वह पत्थर इतना भारी था कि डोना के अकेले जोर लगाने से टस से मस नहीं होता। इसीलिए वह रोते हुए रीच से गिड़गिड़ाती है कि इस सोने को छोड़ दो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मगर रीच सोने की अंधी हवस में इस कदर अंधा हो चुका था कि वह डोना की चीखों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। वह बस खौफ से कांप रहे कायल को डराकर जबरन बाकी बचा हुआ सोना समेटने के काम में लगा देता है। कायल भी अपनी जान के डर से चुपचाप सारा सोना बैग में भर रहा होता है कि तभी अचानक उसकी नजर मलबे में पड़े उस इंसानी जबड़े पर पड़ती है जिसका सोने का दांत रीज ने चुराया था। इस डरावने मंजर को देखकर कायल के होश उड़ जाते हैं। वह बुरी तरह दहल जाता है और चुपके से रीज का चुराया हुआ वॉकी टॉकी निकालकर पुलिस और रेस्क्यू टीम से मदद की गुहार लगाने लगता है। अब जैसे ही रीज कायल को रेडियो पर बात करते देखता है, वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बिना सोचे समझे पास पड़ा एक धारदार माइनिंग औजार उठाता है और कायल पर ताबड़तोड़ वार करके बेरहमी से उसका कत्ल कर देता है। अब कायल की तड़पती हुई लाश देखकर ब्रिजेड समझ जाती है कि रीज अब एक नर पिशाच बन चुका है। वह डर के मारे रोती हुई डोना की तरफ भागती है और पूरी ताकत से उस भारी पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगती है। मगर दोनों बहनों के जोर लगाने के बाद भी वह चट्टान वहां से नहीं हिलती। ऊपर से पानी अब उनकी छाती तक पहुंचने लगा था। अब और कोई रास्ता न देख डोना तड़पते हुए रीच के सामने एक ऐसा सच उजागर करती है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। डोना चिल्लाकर कहती है कि रीच, मेरे पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा है। मगर अफसोस, सोने के श्राप में पागल हो चुके रीच के दिल पर इस बात का कोई असर नहीं होता। वो डोना को बचाने के बजाय सोने से भरा वह भारी बैग ब्रिजेड के हाथ में थमाता है और उसे अकेले ऊपर जाने का हुक्म देता है। ब्रिजेड का दिल अपनी सगी बहन को इस हाल में छोड़ने की गवाही नहीं देता। भले ही डोना ने अतीत में उसके साथ कितना ही बड़ा धोखा क्यों न किया हो, लेकिन इस मौत के मुंह में वह अपनी बहन को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। मगर रीत सोने की हवस में इस कदर हैवान बन चुका था कि वह डोना को बचाने के बजाय उसे गहरे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करने लगता है। फिर वह ब्रिजेड को धमकी देता है कि अगर वह फौरन ऊपर नहीं गई तो वह डोना को अभी इसी वक्त पानी में डुबोकर मार डालेगा। अब ना चाहते हुए भी अपनी बहन की जान बचाने की खातिर ब्रिजेड को रोते हुए ऊपर की ओर भागना पड़ता है। इसके बाद रीज डोना को वहीं छोड़कर खुद ऊपर चढ़कर वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी ऊपर खड़ी ब्रिजेड के हाथों से वह भारी सोने का बैग पानी के तेज बहाव की वजह से फिसल जाता है और घसीटते हुए सीधे नीचे गहरे पानी में जा गिरता है। अपने उस सोने के बैग को डूबता देख रीच पागलों की तरह उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अब इसी बीच मौत को गले लगते देख डोना अपने अंदर की बची कुची आखिरी ताकत जुटाती है और तड़प कर किसी तरह उस पत्थर से अपना पैर छुड़ा लेती है। इसके बाद वो पास पड़ी कुदाल उठाती है और अपनी पूरी नफरत और ताकत के साथ रीच के सीने पर वार कर देती है, जिससे रीच चीखता हुआ हमेशा हमेशा के लिए खदान के उस गहरे काले पानी के नीचे समा जाता है। अब रीच को खत्म करने के बाद डोना लहूलुहान हालत में किसी तरह ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि पानी के जबरदस्त दबाव के कारण आसपास की पूरी शापित जमीन ढंसने लगती है और देखते ही देखते खदान की पूरी छत भरभरा कर नीचे आ गिरती है और डोना चीखने का मौका मिले बिना ही उसी मलबे के नीचे हमेशा के लिए जिंदा दफन हो जाती है। और इस शापित सोने की खदान से सिर्फ ब्रिजेट और एमी ही अकेली जिंदा बच पाती है, जिनकी आंखों में अपने अपनों को खोने का कभी न मिटने वाला खौफ था। और इसी दर्दनाक अंत के साथ ये खौफनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है।